नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अक्षत में। आज के अपने वीडियो में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत का काल विभाजन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत किए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक भारतीय इतिहास का काल विभाजन करने जा रहे हैं। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण होता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का जनक तो हेरोडोटस को माना जाता है, लेकिन भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का सर्वप्रथम जो संचालन है वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, जिन्होंने पल्लवपुरम मद्रास से पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। तो अभी हम प्राचीन भारत का इतिहास में इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड और आद्य ऐतिहासिक काल है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल है हिस्टोरिक पीरियड। जो प्रागैतिहासिक काल है, इस काल में मानव ने किसी भी लिपि या लेखन कला से वह परिचित नहीं था, उसको कुछ भी पढ़ना या लिखना नहीं आता था। इसके अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। इस समय जो मनुष्य है वो सिर्फ संकेतों के माध्यम से एक दूसरे की बातें समझता था, उसे किसी भी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, उसमें मनुष्य लिपि से तो परिचित हो गया था, लेकिन उसके द्वारा जो लिखा गया उसको जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, वो पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष हमें मिले हैं वो लिपिबद्ध तो हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। उनकी लिपि ज्यादातर भाव चित्रात्मक होती थी, जो उनके मन के भाव थे उन्हीं को वो पत्थरों के ऊपर उकेर देते थे। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल है। अगला हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था, एक ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड था जिसमें मानव किसी न किसी लिपि से परिचित हो गया था और उसकी लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं, उसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है। जो ऐतिहासिक काल है उसको भी आगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राचीन भारत है, फिर मध्यकालीन भारत है, फिर आधुनिक भारत है। तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो इस इतिहास का जो फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, उसके बारे में देखेंगे। यहाँ जैसे ये लिपि दी गई है, इसको ये लिपिबद्ध तो किया था। जो आद्य ऐतिहासिक काल था उसमें मनुष्य लिपि से तो परिचित हो गया था, लेकिन इस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं पाया है। अगला है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, इसी को डिवाइड किया गया है पाषाण काल में। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल पैलोलिथिक पीरियड, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था ये पूरा पाषाण काल। ये 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है और इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था। इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश मीन्स वो एक जगह पर नहीं रहता था, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था भोजन की और आवास की तलाश में। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आग की खोज मनुष्य ने कब की थी। आग की खोज मनुष्य ने कब की थी? पूरा पाषाण काल में की थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करता था और ये औजार बड़े बड़े भी थे और इनको मतलब इनकी कोई एक प्रॉपर शेप भी नहीं होती थी, ये बेढंगे होते थे। इन मतलब ये कोई सलीके से तैयार नहीं किए जाते थे। बस बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनको उठा लेता था और उन्हीं को हथियार के रूप में
प्रयोग करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। भीमबेटका की गुफाओं में इस तरह के इस काल के चित्र मिले हैं। मनुष्य द्वारा बनाए गए कुछ चित्र भीमबेटका की गुफाओं में मिले हैं। आगे हमारा है भारतीय इतिहास का जो काल विभाजन है, ये पुरापाषाण काल है। इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास का काल विभाजन, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, यह अभी हमने ऊपर देखा डायग्राम के माध्यम से। प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित सामग्री है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। कांस्य युग भी कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि किस काल को कांस्य युग कहा जाता है, तो आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का ये काल है। पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच है और नवपाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच है। जो पाषाण काल है, पाषाण काल को आगे हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पाषाण काल को निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में बांटा गया है। जो निम्न पुरापाषाण काल है, इसे शल्क संस्कृति भी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न पुरापाषाण काल को कौन सी संस्कृति कहते हैं, तो इसे शल्क संस्कृति कहते हैं। इसे सोन घाटी की सभ्यता या बेलन घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल इसे फलक संस्कृति कहते हैं। तीनों की संस्कृति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं और इसे सोन घाटी और बेलन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो घाटी, ये सभ्यताएं हैं, ये हमें नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा घाटी के आसपास मिली है। और जो उच्च पुरापाषाण काल है, इसे शल्क फलक संस्कृति कहा जाता है। ये भी बेलन और मध्य भारत में, इसमें जो ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास हमें मिलती है, कर्नाटक में। अगला है जो ईसा मसीह का जन्म था, उससे पहले के टाइम को बीसी बोलते हैं और उसके बाद के टाइम को एडी बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को। फिर है पुरापाषाण काल की अवस्थाएं कौन कौन सी थी। पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, जो हमने ये ऊपर की है। पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल की अवस्थाएं, कुल्हाड़ी, हस्तकुठार और विदारणी, क्लीवर और खंडक, ये जो बड़े बड़े पत्थर होते थे, उन्हीं से इन औजारों का निर्माण करते थे। और इस समय पर जो उनका जीवन था, इस समय के मनुष्य का जो जीवन था, वो बहुत ही अस्थिर था। वो सिर्फ शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था और खाना वो दोष जीवन व्यतीत करता था। कभी भोजन की तलाश में यहाँ है, कभी भोजन की तलाश में वहाँ है। लेकिन इस समय की जो पूर्व पुरापाषाण काल की, पाषाण काल का जो पुरापाषाण काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज है, वो है आग की खोज। तो आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में हुई थी। फिर अगला है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व में, इसमें फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी का प्रयोग करता था। और इस समय के जो पुरापाषाण काल के जो औजार थे, वो पत्थर के बड़े बड़े और बेढंगे औजार थे, हथियार थे, जिनकी मदद से वो शिकार करता था। फिर उत्तर पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में है। इस समय पर शल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनी का अत्यधिक प्रयोग होता था। पूर्व पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से, कहाँ कहाँ से हमें इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सोअल या सोअन नदी घाटी, जो पंजाब पाकिस्तान में है। बेलन घाटी, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है।
डीडवाना सभ्यता ये राजस्थान में है। भीमबेटका से हमें चित्र मिले हैं। मनुष्य ने उस समय पर चित्रकारी आरंभ कर दी थी और वो जैसे पत्थरों के ऊपर या बड़ी-बड़ी चट्टानों के ऊपर पत्थरों से कुछ न कुछ चित्र उकेरता रहता था। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भोपाल मध्य प्रदेश से मिली है। नेवासा महाराष्ट्र से, हुंसगी कर्नाटक से और पहलगाम कश्मीर से। पटने सर्वप्रथम पटने जो एक ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले शुतुरमुर्ग के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले हैं? पटने महाराष्ट्र से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। फिर है पुरापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। इस समय पर नमी की मात्रा है वो कम हो गई थी। अगला हमारा टॉपिक है जो मध्य पाषाण काल था। पूर्व पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में सरल बटिकाश्म उद्योग प्रचलित था। पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। पत्थर के बड़े बड़े गोले लिए जाते थे और उन्हें से औजार और हथियार बनाए जाते थे जिनसे वो शिकार करता था। शिल्प सामग्री नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित थी और उत्तर पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी। जो हमने ऊपर बताया है कि पूर्व पुरापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी, तो इसमें आर्द्रता उत्तर पुरापाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी। जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। जैसे पहले हिमयुग था लेकिन अब यहाँ पर जलवायु है वो अपेक्षाकृत गर्म हो गई है, तो इस वजह से जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो गई थी। हिमयुग का ये एक तरह से अंत ही था। चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। अगला है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के आसपास है। पुरापाषाणकालीन युग और नवपाषाण युग के मध्य का जो समय है उसे संक्रमण काल भी कहा जाता है। और मुख्यतः अब मनुष्य आखेटक और पशुपालक, अब वो पशुपालन आरंभ कर दिया था उसने, और उसके जो हथियार थे, जो उसके औजार थे वो अब छोटे और नुकीले हो गए थे। उसके बाद उसने मनुष्य ने सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था और कुत्ता मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर था। और अहिंसक पशुओं को भी उसने अपना पालतू बनाया था। गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पति और जीवों में बुद्धि का विकास हुआ था। पत्थर के जो छोटे औजार थे उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। माइक्रोलिथ ये एक माइक्रोलिथ मतलब मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम भी है माइक्रोलिथ पीरियड। तो ये माइक्रोलिथ छोटे औजारों को कहा जाता था। अगला है आग का आविष्कार। सबसे महत्वपूर्ण स्थल था इसका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का इसका टाइम पीरियड है। इस समय पर मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाने के पूरी तरह से पालतू बना लिया था। और इस युग की एक महत्वपूर्ण खोज थी पहिए की खोज। पहिए की खोज से अब मनुष्य बर्तन बनाने लग गया था, चाक का आविष्कार हो गया था और इस समय पर अब मनुष्य छोटी छोटी बस्तियां बना के रहने लग गया था और अब वो खाद्य उत्पादक हो गया था। अब उसने जंगलों को साफ करके, जमीन को साफ करके और फसल उत्पादन शुरू कर दिया था। और अब वो छोटी छोटी एक ग्रुप में, छोटे छोटे समूहों में नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया था। तो इस समय पर नवपाषाण काल में घरों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं और कृषि का सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य है, कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। गेहूं और जौ का भी प्राचीन अवशेष हमें मिला और कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी से हमें हड्डियों के बने हुए उपकरण या हथियार मिले हैं। कश्मीर घाटी के ब्रिज होम से हमें कुम्हारों की गुफा मिली है। श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में। और इस समय जो मनुष्य है यहाँ कश्मीर घाटी में जो मनुष्य रहता था वो कृषि और पशुपालन दोनों करता था। नवपाषाणकालीन स्थल। नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से थे? एक तो था बेलन घाटी जो कोल्डी हवा में था और सबसे पहले यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं जो बेलन घाटी कोल्डीवा से। ये इम्पोर्टेंट लाइन है
कि चावल के साक्ष्य सबसे पहले कब मिले हैं? 700 ईसा पूर्व में मिले हैं और कोल्डिवा से, बेलन घाटी की सभ्यता से हमें ये मिले हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती की जाती थी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, यहाँ पर चट्टानों पर चित्रकला के मानवों के चित्र के अवशेष मिले हैं, जैसे कि कोई एक बड़ा जंगली जीव है और मनुष्य उसको उसका शिकार कर रहा है, इस तरह के चित्र वहां से मिले हैं। चिरांद बिहार से, यहाँ पर हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हड्डियों से कोई हथियार या कोई औजार बनाए गए हैं। संगनकालू, ब्रिजगिरी और पिकली हल्लूर कर्नाटक से हमें बाजरा की खेती के भी अवशेष मिले हैं। गुडिहाल कर्नाटक, उतनूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल है। नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश से, यहाँ हमें भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास से सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अगला है ताम्र युग, जो पाषाण युग था। पाषाण युग को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अगली जो सभ्यता थी, एक छोटी सी सभ्यता थी ताम्र युग, जिस समय पर मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु की खोज की थी वो थी तांबा। मानव द्वारा पहली धातु की खोज तांबा थी। तांबा और पत्थरों को मिलाकर फिर उसने औजारों का निर्माण शुरू कर दिया था। अब वो धातु से तीर वगैरह बनाता था और जो छोटे छोटे पत्थर थे उनकी नोक बना के उसको उसके आगे लगा के और उनसे हथियारों का निर्माण करता था। तांबा जो खेतड़ी राजस्थान में और जो महलखंड मध्य प्रदेश में यहाँ पर पाया जाता था और यहीं से इसके अवशेष हमें मिले हैं। जो ताम्रयुगीन सभ्यता थी उस समय पर ग्रामीण समुदाय थे, उस समय पर शहरी सभ्यता नहीं थी बल्कि ग्रामीण सभ्यता थी। पहाड़ संस्कृति, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ताम्र पाषाणिक का मतलब है तांबा धातु और पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर, इन दोनों की मिली जुली संस्कृति। इन दोनों का प्रयोग जब मनुष्य ने करना सीख लिया था उस समय की संस्कृति। तो उस समय पर धातु क्रम का ज्ञान हो गया था, धातु के बारे में पता चल गया था, लेकिन लोहे का ज्ञान अभी तक उसको नहीं हुआ था। तो संस्कृति, आहार संस्कृति, ये राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में मिली है। कायस्थ संस्कृति चंबल नदी का क्षेत्र है। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र है। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी का क्षेत्र है और जारवे संस्कृति महाराष्ट्र का दैमाबाद व इमाम गांव है। अगला है ताम्र पाषाणकालीन प्राचीन स्थल, पूर्वी भारत में चिरांद जो गंगा नदी के आसपास है, वर्धमान मिदनापुर पश्चिमी बंगाल में है, मध्य भारत मालवा, कायथ और एरन, महाराष्ट्र जोरवे, नेवासा, देमाबाद और चंदौली, सोनगांव, इमामबाव, प्रकाश इत्यादि हैं। तो आज हमने ये भारतीय इतिहास का काल विभाजन के बारे में पढ़ा। कालांतर में मानव ने लोहे का ज्ञान भी किया था, लेकिन वो बाद में किया था। इस समय की सबसे इम्पोर्टेंट खोज जो थी वो एक तो पुरापाषाण काल में जो उसने आग की खोज की थी, दूसरा नवपाषाण काल में पहिए की खोज की थी और पहिए की खोज के बाद जो चाक का आविष्कार हुआ और उसके बाद मनुष्य बर्तनों का निर्माण शुरू कर दिया था। अब उसके बर्तन हैं वो सुंदर और पॉलिशदार जो बर्तन है वो बनाने शुरू कर दिए थे। और सबसे पहले नवपाषाण काल के युग के जो निवासी हैं उन्होंने ही अन्न उगाने का भी प्रयास किया था। तो इसके हमें भी साक्ष्य भी मिले हैं और कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। गाय, बैल, भेड़, बकरी पालते थे, गेहूं, जौ और रुई या फिर कपास उगाते थे, चावल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे सभ्यता का विकास हो रहा था। आगे हम अगली कक्षा में, अच्छा एक इसमें बीच में जैसे जो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी उसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन थी जो बीच में छूट गई थी। तो इसे क्या कहा जाता है? चारकोलिथिक युग भी कहा जाता था और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभी स्थल हैं, ये जोरवे संस्कृति के थे जो भी ये पश्चिमी महाराष्ट्र में थे, गोदावरी नदी के आसपास थे। आहार और गिलुंड था, ये सब मालवा और कायथ एरण में जो उत्खनन हुआ था ये सभी के सभी जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते थे। तो इस प्रकार हमने आज ये एक इतिहास काल के बारे में पढ़ा है। कल हम इससे जो अगला विषय है उसको करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता।
तो आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। कल एक नई कक्षा के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। धन्यवाद।